बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर इश्यूज़ के हवाले से हम बात करते हैं और ना सिर्फ इश्यूज़ पर बात करेंगे बल्कि उसके हल की तरफ भी हम तवज्जो मरकूज़ करते हैं कि किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर रहे इस हफ्ते के दौरान और वहाँ पर भी उन्होंने सैर व सियाहत के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि श्रीलंका के साथ अगर पाकिस्तान की सैर व सियाहत को कंपेयर किया जाए तो श्रीलंका से हम सीखेंगे किस तरह से टूरिज़्म को तरक्की दी जा सकती है। तो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से मालामाल है, खूबसूरत इलाका है और टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये बात करती आई है कि हम टूरिज्म को तरक्की देंगे। एक तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करेंगे, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान में पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही है और अभी जो रीसेंट हुकूमत गई है वो नून लीग की थी। तो ज़रा ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए कि वहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी तौर पर मसाइल हैं क्या, आईनी हैसियत का मसला तो साथ चल रहा है लेकिन उसके बावजूद जो दीगर मसाइल उनको किस तरह से हल किया जा सकता है और भी बहुत सारे मामलात है जो ज़ेर बहस रहेंगे प्रोग्राम में। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद अशरफ सदा साहब ने जो कि चेयरमैन कायमा कमेटी गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल है और सूबाई तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के। उन्हीं के साथ मौजूद हैं कासिम भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम तर सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे ज़रा उनका तज्जिया भी लेंगे कि वो क्या कहते हैं तमाम सिचुएशन को देखते हुए। और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब, रुकने GB असम्बली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अशरफ सदा साहब, आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में बाकी हिस्सों में सूरत हाल आप देख रहे हैं जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। इंतखाबात जो हुए, इंतखाबात के बाद जो गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएशन रही उसके बाद अभी पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का चल रहा है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच TV का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज इनवाइट किया और ख़यालात के इजहार का मौका दिया। इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में कैसे हुए उसमें मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान ने एक बड़ा कम्प्रहेंसिव वाइट पेपर हमने जारी किया, इस्लामाबाद के अंदर जारी किया और उस इंतखाबात को किस तरह रिग किया गया, कैसे डिज़ाइन किया गया, उस सब की डिटेल उस वाइट पेपर में मौजूद है। एनी हाउ, वो गुज़र चुका वक्त, उस पर हमारा स्टांस आज भी कायम है कि वो इंतखाबात चोरी किए गए थे और उस इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनी है उसके बाद आज का जो सिनारियो है तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि 1 नवंबर को इमरान खान साहब गिलगित तशरीफ़ लाए थे। वहाँ उन्होंने एक सरकारी तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर राइट्स देने का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद से लेकर के आज की तारीख़ तक उसके ऊपर कोई फेडरल के अंदर कोई उस पर डेवलपमेंट हमें होता हुआ नज़र नहीं आता है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमर है। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आइनी मसला है वो इमरान खान साहब अपने वादे के तहत उस पर अमल दरामद करें। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की तामीर, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन की बात है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से उनकी जो 2-4 महीने की जो कारकर्दगी है उस पर कोई तनकीद करना भी मुनासिब नहीं समझता, उसकी कोई तारीफ़ करना भी मुनासिब नहीं समझता, वो मैं बहुत क़ब्ल अज़ वक्त समझता हूँ। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को तामीर और तरक्की के जिस नहज पे हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट छोड़ के आए थे उनसे आगे बढ़ाने की हमें तवक्को है उनसे और उन्हें चाहिए कि वो जहाँ हम तामीर और तरक्की की जो एक लेवल पे हम गिलगित बल्तिस्तान को ले गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान की इस सूबाई हुकूमत को एक कैंसर हॉस्पिटल पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान में बनाया मिला है, कार्डिक हॉस्पिटल बनाया मिला है। गिलगित स्कर्दो रोड 42 बिलियन का था, ठीक है जी, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 70% उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। इस तरह बेतहाशा, यानी कि मैं आपको गिन नहीं सकता हूँ, आपके 2 प्रोग्राम्स चाहिए हमारे सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रिफॉर्म्स हमने वहाँ पे किए उसके लिए। हमें खदशा एक चीज़ है इस चीज़ का है कि कहीं जिस तरक्की और तामीर और रिफॉर्म्स के जिस नहज पे हम गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ गए थे वो कहीं रिवर्स ना मारे, वो कहीं बैक ना मारे, इसका हमें खदशा है। अगर वो इससे थोड़ा भी आगे लेके जाते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी कामयाबी है और हमें तवक्को भी है उनसे कि वो एक अच्छे पॉजिटिव अप्रोच के साथ गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की को हमसे बेहतर अंदाज में हम ये तवक्को करेंगे कि वो उसको लेके आगे जाएं। ठीक है बट साहब, पहले नून लीग की हुकूमत रही, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आती रही। जब भी इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के बाद 2-3 महीने के दौरान जो सिचुएशन होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वही सिचुएशन है या कुछ बेहतर है? थैंक्स टू सच TV
कि आपने हमेशा जो है गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ पे, करंट अफेयर्स पे, सियासी, माशी और समाजी सूरत हाल पे प्रोग्राम किए हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि इस वफाकी सतह पे कोई कहीं आवाज़ हमारी जो है वो सुनाई जब दी जाती है। गिलगित बल्तिस्तान का अलमिया यही रहा है कि यहाँ पे हर सियासी हुकूमत ने अपने 5 साल को टारगेट किया कि मतलब उसके असरात मैक्सिमम कोई लॉन्ग टर्म इन्होंने नहीं सोचा जी कि इस पॉलिसी के असरात जो है इतने दूर तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जब 2009 में हुकूमत बनी तो उनका फोकस जो रहा वो सिर्फ रोज़गार रहा, यानी उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे कि रोज़गार कैसे दिया उन्होंने, लेकिन लोगों को बराह रास्त रोज़गार मिला, यानी एक घर से 2 भी मुलाजिम जो है वो भर्ती किए गए और रोज़गार मिला। लेकिन जो जीबी की सतह पे, गिलगित बल्तिस्तान की सतह पे जो बड़े जो काम थे, मेगा जो प्रोजेक्ट्स थे, वो लॉन्च नहीं कर सके। अगर उसके बाद हम आते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ, जो 2015 के इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई, इन्होंने रोज़गार के, शायद प्रीवियस हुकूमत ने रोज़गार इतना बांट दिया था कि इनके पास रोज़गार देने का कोई मौका ही नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जो बड़े मनसूबे थे, यानी अगर हम बल्तिस्तान की बात करें स्पेशली, चूँकि हमारा ताल्लुक़ बल्तिस्तान से, तो वहाँ पे बड़े इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए और जिसके यकीनन फ्रूटफुल नताइज अभी भी हम हासिल कर रहे हैं और कमिंग डेज़ में और ज़्यादा होंगे। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत कोई भी हो, गिलगित बल्तिस्तान में 3 बड़े मौक़े हैं, इसकी तरफ फोकस करके किसी हुकूमत ने काम नहीं किया, जिसमें अगर हम बात करें टूरिज़म की, और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विज़न, अब हम अखबारात में, टीवी चैनल्स पे यही देखते हैं जी हमने टूरिज़म को फ़रोग़ देना है और इससे इनकम को न सिर्फ जनरेट करना है बल्कि जो पाकिस्तान का मुस्बित इमेज है उसको पूरी दुनिया तक भेजना है। तो टूरिज़म की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में जितने मौक़े हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, माजी की दोनों हुकूमतों से भी हमारा गिला यही रहा और हम अपने हिसाब से तनकीद भी करते रहे इस पर कि टूरिज़म को फोकस किसी ने नहीं किया। आप दुनिया की अगर 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, उनमें से 5 जो है मैं टूरिज़्म पर बाद में आता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। सदा साहब, जिस तरह से आपने भी कहा, जिस तरह से भट्ट साहब भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोज़गार इतना दे दिया, फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की भी बात की, इंतखाबात जब हुए तो नून लीग दोबारा इक़्तिदार में क्यों ना आ सकी? कहाँ पर लैग? कैंपेन बेहतर तरीके से नहीं चला पाए या लोगों में सियासी शऊर बेहतर तरीके से उस तरह से उजागर नहीं, उन्होंने पीटीआई को चुन लिया, जबकि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जिस तरह से परफॉर्म करी है सबके सामने। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन को चुराया गया। देखें, कानून के मुताबिक आप किसी लॉ नोइंग एक्सपर्ट से भी पूछ लें, कानून के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कोई भी फेडरल मिनिस्टर या कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास ऑफिशियल पोर्टफोलियो हो वो कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। आप देख लीजिएगा, पीटीआई के तमाम वफाकी वज़रा, आपके पास फुटेजेस होंगे जो उनके जो इलेक्शन कैंपेन्स के जो जीबी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिवीज़न्स के अंदर, वो देख लें। इलेक्शन कमीशन के रिटर्न ऑर्डर को, हमारे कोर्ट्स के, ऑनरेबल कोर्ट्स के रिटर्न ऑर्डर्स को बिल्डोज करते हुए इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होने के बाद उनके वज़रा गिलगित बल्तिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, वहाँ उन्होंने नौकरियाँ बांटी, वहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट्स बांटे और ऐसे ऐलानात किए कि वो 200 अरब भी जो है ना जी गिलगित बल्तिस्तान में लगाएं तो शायद उन वादों को फुलफिल ना कर पाएँ। एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर जो बैड पॉलिटिक्स की जो एक आप कह लें मिसाल है वो कायम की। वो इसलिए कायम की कि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने इलेक्शन जीतना था। चूँकि हमारे अवाम सादा लो अवाम है, ठीक है जी, उनको अब आप बैठे, आपका एक मसला है जी, आपका एक कॉलेज है, उसको आपने डिग्री कॉलेज बनाना है, अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऐलान हो गया जी, आपके ये कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है जी। लोगों को लेटर पैड पर वफाकी वज़ीर ने जो है ना जी अपना एडवाइज़र लगाया अपने स्टैम्प के साथ ग्रीन पेन पे। इस तरह से उस इलेक्शन को रिग किया गया और बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें हमारे वाइट पेपर में मौजूद है। हमसे ये इलेक्शन छीना गया। लेकिन जिस तरह आप देखें 2018 में जब इलेक्शन छीना गया, इलेक्शन चोरी किया गया पाकिस्तान के अंदर,
तो आज पाकिस्तान के अंदर अवाम की क्या हालत है आप देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये ईमान है, हम चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम डिलीवरी पे यकीन रखते हैं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हमने प्रैक्टिकली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 5 सालों में करके दिखाया है। गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में हमारे प्रोजेक्ट जो ने जी चिल्ला चिल्ला के मुस्लिम लीग नून की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, हफीज़ुर रहमान की और हम जैसे कारकुनों की जो है ना जी वो वहाँ पे एक जिंदा निशान की तरह मौजूद है। अब आखिरी बात मेरी सुन लें। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोग पुराने पाकिस्तान को रो रहे हैं, पुराने पाकिस्तान की तलब में आज बेचैन हैं कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वही पुराना पाकिस्तान चाहिए जिसमें कम से कम खाने को 3 टाइम की रोटी मिलती थी। ठीक है जी। इस तरह बहुत जल्द अगर पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सही डायरेक्शन का तायुन नहीं किया तो आप देखें 8 से 10 महीने के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में के अवाम जो है जी वो दोबारा हफीज़ुर रहमान को पुकार रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को पुकार रहे होंगे। इस्माइल साहब, सदा साहब कहते हैं जी इलेक्शन छीना गया है हमसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती है? जनाब मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे बात करने का मौका दिया और हमारे दोनों भाइयों के जो है बात को मैंने बड़ी तफसील से इनका सुना। बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरा तो अपना एक अलग सोच है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक परसेप्शन जो है ना ये यहाँ क्रिएट किया गया है कि ये हमारी बदकिस्मती है क्योंकि यहाँ एक जो है ना बड़ी पार्टियां जो है इस इलेक्शन को बड़ा अच्छे अंदाज में यहाँ इंटरेस्ट लिया, तो यहाँ एक माहौल ऐसा पैदा किया गया है आवाम में कि जी एक तरफ इनकी जो बातें हैं यहाँ पे रैगिंग भी हो गया, यहाँ पे जो है ना मिनिस्टर साहिबान आए, यहाँ वफाक से लोग आगे, लेकिन साथ साथ एक परसेप्शन यहाँ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है आवाम के अंदर कि हमने वफाक के साथ रहना है, जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। और इस दफ़ा हमारे यहाँ जो है हमें बहुत तकलीफ हुआ कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है उसने एक उम्मीद लेके चूंकि पीपल्स पार्टी के साथ एक दिली मोहब्बत है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 20, 30, 40 सालों से है। तो इस चीज को लेकर वो यहाँ आए और पूरा महीना इसने लगाए और इसके बावजूद खैर हम इस बात पे हमें फख्र है कि पीपल्स पार्टी ने 95,000 वोट लिए और पीटीआई ने जो है ना 1,05,000 वोट लिए। हमारी 3 सीटें और उनके जो है ना 9 सीटें। तो हमें जो है हम पॉलिटिकल वर्कर जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें इस चीज पे हमें तकलीफ है कि एक बंदा यहाँ काम करते हैं, जिस तरह इन्होंने अभी यहाँ का पीपल्स पार्टी ने रोजगार दी, यहाँ के जो है ना लैंड डेवलपमेंट को जो एड्रेस किया, यहाँ जो है लोगों के जो बेसिक चीज को अच्छा नाबेले आगे बूस्ट अप करने की कोशिश की। इसी तरह ये जो नून ने काफी ये जो काबिल जिक्र प्रोजेक्ट लाया, तो ये तमाम चीजें जो है ना जब इलेक्शन आ जाते हैं तो नए लोगों को जो है यहाँ पे अच्छा नाबेले आजमाया जाता है, जिसकी वजह से एक जो सियासी जो सियासत है इसके मिसाल में मैं अपना खुद बताऊंगा कि हमारी एक लंबा जो है एक जो है ना सियासी जो है ना एक तजुर्बा है, लेकिन हम सब इस वक्त जो है पीछे हैं, बाहर बैठे हैं, हम देख रहे हैं और नए लोगों को यहाँ जो है आजमाया जा रहा है। और हमें खुशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून को, कि जो जितनी पार्टियां हैं, हमें ये चाहिए कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान से इस माहौल को, इस परसेप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बेशक यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग वोट देते हैं, यहाँ जो है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट दे दें, इस इलाके के गमी खुशी को, क्योंकि हमारा इलाका बहुत बैकवर्ड एरिया है, उस चीज़ को बेस बना के अगर वोट देंगे तो यकीनन यहाँ एक बैलेंस हुकूमत बनेगा, एक तजुर्बेकार हुकूमत बनेगा। ठीक है। बाकी अभी चूंकि आप पता है कि हम पीटीआई को अभी हम देख रहे हैं, हमारे तमाम भाई हैं, ये हमारा बाहर करनी है, हम इनको मौका दे रहे हैं। ओके, गॉट योर पॉइंट इस्माइल साहब। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और बट साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से सदा साहब ने भी बात की, इस्माइल साहब बात कर रहे थे कि बेहतर करने की ज़रूरत है, अगर इलेक्शन चोरी ना होता तो लोगों का इंतखाब कुछ और था। इज़ दैट सो? ऐसा ही है? नहीं, इस समय इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, देखें हर हुकूमत ने सियासी एज ए
फील्ड जर्नलिस्ट जो है हम ये समझते हैं कि हर हुकूमत ने अपने हिस्से का काम किया है इलेक्शन चोरी करने के हवाले से। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब 2009 के नतीजे में बनी तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की, उनके भी वज़रा आते रहे। खैर ऐलानात का लेवल ये नहीं था जो PTI के वज़रा का लेवल था, ऐलानात का लेवल ये नहीं था। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी असरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन फिर हम देखते हैं कि किस पैमाने पे वो असरअंदाज हुए। ये इसमें फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन हर वफाक से में जो भी हुकूमत होती है उसका असर जो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे होता है। और अब इसी तनाजुर में ये बात भी पब्लिक में डिबेट हो रही है कि क्यों ना पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ गिलगित बल्तिस्तान के हो जाएं, ताकि पब्लिक जो वफादारियाँ तब्दील होते हैं या पब्लिक को जो गुमराह किया जाता है, मिसट्रैक किया जाता है, इसका खात्मा हो। और ये जिस तरह इस्माइल साहब कह रहे थे और अशरफ सदा साहब भी बता रहे थे, हमारे बड़े अच्छे दोनों दोस्त हैं, लेकिन माजरत के साथ कि भाई पब्लिक आप जहाँ क्यों जा रहे हैं। इस्माइल साहब को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ या सदा साहब को नहीं कर रहा हूँ, ये एक पार्टी में है पिछले कई दहाइयों से, लेकिन मेजॉरिटी जो है हमारी वो इधर से उधर हो रही है। वफाक में अगर नून की हुकूमत आती तो ये सारे नून के हो जाते हैं, PTI की हो रही तो PTI के हो जाते हैं। तो लोगों को गुमराह करने में, मिसगाइड करने में और इलाके के जो एक सियासी और समाजी कल्चर है, रिवायात हैं, वफादारियाँ बदलने के हवाले से जो तबाह कर रहे हैं ये सियासतदान खुद कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मशकूक करार दिया जा रहा है। ये कि वफाक में जिसकी हुकूमत आए कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, काम करने की ज़रूरत नहीं, वफाक में जिसकी हुकूमत आए गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत बनती है। तो इसमें जो मरकज़ी किरदार है सियासतदानों का अपना है। इसलिए ये बात चल रही है, अभी बहुत सारे हलकों में ये बात चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ इससे तो मैं भट्ट साहब आपसे एग्री करता हूँ कि वफाक में जिस जमात की हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता ज़रूर है। सदा साहब, जिस तरह से भट्ट साहब ये बात कर रहे हैं कि खुद सियासतदान अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं कि वफाक में जो जमात होती है फिर उस जमात में शामिल हो जाते हैं, तो ये पार्टी के अंदरूनी तौर पर जो अंदरूनी सियासत है इसकी वजह से भी तो नुकसान होता है। इसमें देखें सर, ये जो वफादारी इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है ना मोहतरम, ये पाकिस्तान के अंदर भी होता है। आप देखें 60-70 का टोला पाकिस्तान के अंदर भी है, नेशनल असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों में, जो हर आने वाली हुकूमत के साथ जुड़ जाते हैं। भी तो पाकिस्तान, ठीक है ना? नहीं मतलब एक जुमला मैं ऐड करूँगा सदा साहब, आपकी इजाज़त हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सियासी सेटअप है वो बहुत बड़ा है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें नज़र कम आती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 24 हल्के हैं तो फौरी तौर पर पता चलता है कौन कहाँ जा रहा है। तरफ आ रहा हूँ भट्ट साहब, देखें एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से हम जब तक ऑनेस्टली जो है ना जी चीज़ों को हम तजिया नहीं करेंगे, आप नहीं समझेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, इलेक्शन की पॉलिटिक्स की नेचर अलग है। ठीक है जी, इलेक्शन में इलेक्टेबल्स अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो हर दौर में अपना एक वज़न रखते हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है जी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पार्टी की जो वोट है, गिलगित सिटी, अस्तोर सिटी, स्कर्दो सिटी, ये जो सिटीज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत पार्टी पॉलिटिक्स होता है। बाकी जो फार फलांग कॉन्स्टिट्यूंसी से उसमें शख्सी वोट ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो शख्सी वोट की बिना पर उस आदमी की मजबूरी होती है। लेट्स सपोज एक शख्स हमारी पार्टी में 2009 में आया या 2015 में आया, वो नवाज शरीफ का या नून लीग का कोई ऐसा नजरियाती जो ग्रास रूट लेवल से आया हुआ कोई वर्कर तो नहीं था। ठीक है जी, 2009 के इलेक्शन में या 2015 के इलेक्शन में वो एक वजनी शख्सियत था, वो हमारी जमात में आया, इलेक्शन जीत गया। अब यहाँ पे आके उनको एक ऑफ़र मिल रही है 2020 में, उनको कहा जा रहा है कि जी आप आएँ, हम आपको जो है ना ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वो कि उन तमाम लोगों के साथ धोखा हुआ, उनके साथ धोखा किया गया, उनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को रख के उनको हरवाया गया। ये एक लंबी चौड़ी मतलब एक डिबेट है। लेकिन एक गैर नज़रियाती आदमी जो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती ना हो, जो मुस्लिम लीग नून का नज़रियाती ना हो, जो PTI का नज़रियाती ना हो, उसको एक अच्छा ऑफ़र मिल जाता है, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो अल्टीमेटली वो चले जाते हैं। इसमें कोई गिला नहीं करना। हाँ, दुख उस टाइम पे होता है, दुख उस वक्त ज़रूर होता है हमें जब हमारा कोई नज़रियाती जो ग्रास रूट लेवल से आया हुआ देरीना कोई कारकुन छोड़ के जाए। बाकी ये हर जगह हर मौके पे जो है जी इस तरह के लोग इधर उधर होते रहते हैं। सियासी जमातें खुद, कहने का मतलब ये है, मैं जो समझ रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट की, सियासी जमातें खुद जो है ये मौके देती हैं
और इस अमल का मैं बराबर के शरीक हैं। जब आपको पता है कि 2009 में ये आपकी पार्टी के साथ था और नजरियाती नहीं था, आपने इक़्तिदार दिया, 2015 में अगली जमात उसको कबूल कर दिए और 2020 में तीसरी जमात उसको कबूल करती है, मिनिस्टर बनाती है। देखना आप ही इसके जिम्मेदार हैं ना, इस निज़ाम की तबाही के। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ जी कि इसमें सियासी जमातों के अपने मतलब हम समझते हैं हमारी गलतियाँ हैं कि हम आज हमारी जमात में आने वाले बंदे को हमारी जमात में मौजूद 20-20 सालों से 15-15 सालों से मौजूद लोगों के ऊपर तरजीह देते हैं, हम उनको ले जाके मिनिस्टर बनाते हैं। इस्माइल साहब, सदा साहब तो एडमिट कर गए हैं कि जी ऐसा ही होता है। उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो अशरफ सदा ने जो बात की है, ये जो इलेक्टेबल, हम लोग भी इलेक्टेबल है, हमारे ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि एक आदमी पिछले 5 साल से मुस्लिम लीग नून से जो है मराद लेते रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और उधर से अपनी जो भी इंजॉय करें, और फिर वो जब वो पार्टी छोड़ देते हैं तो उसका मेयार आप मुझे ये बता दी, कौन सा मेयार हम रहेंगे सियासत में, कौन सी वफादारी रहेगी, कौन से उसके साथ एक ताल्लुक रहेगा, कौन सा जोड़ होगा जो उसके साथ अपना लॉयल्टी पेश करें। तो ये बहुत ये लोटाक्रेसी वाला ये निज़ाम जो है ना, ये इंतहाई ये मतलब जो है ना, ये इसको हम अफसोस की निगाह से देखा जाते हैं। हमारी भी मजबूरियाँ होती है, बाकी एक इलेक्टेबल एक जो है वर्कर होता है, एक ओहदेदार होता है, उसकी अपनी एक सियासत होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में हमें इस चीज़ को जो है ना, जिस तरह कासिम भट्ट ने कहा, बड़ी अच्छी बात किया, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए कि जनाब जिस पार्टी में एक आदमी किसी को जो है मराद दे के उसको वजीर बना के किसी को कुछ बना के लाते हैं, बाद में जब उनको ये पता चलता है, वो बात पूरी कर ले फिर। जी इस्माइल साहब ज़रा बताएंगे आप जो अगला इलेक्शन होगा गिलगित बल्तिस्तान का, कि आप ये जो लोटे हैं अभी 2 जमातें क्रॉस करके तीसरी जमात में दाखिल हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी क्या अगले इलेक्शन में ऐसे लोटों को जिनके पास वोट बैंक है एक्सेप्ट नहीं करेगी? देखिए ना, हमारा आपने देखा हमारे पार्टी से अल्लाह का शुक्र इस दफ़ा आप खुद सिवाय 1-2 के अलावा हमारे पार्टी से कोई इलेक्टेबल जो है ना उनको, चूंकि हमारी जो तरबियत है पीपल्स पार्टी का, उसका बुनियाद ही एक जो है ना उसका एक वफादारी पे है। तो हमारे तो इस तरह ज़्यादा शिकायतें नहीं है, 1-2 गए बंदे अगर गए हैं तो गए हैं, बाकी सब जो है पीपल्स पार्टी में थे और इंशाल्लाह ये आइंदा भी रहेंगे। और जहाँ तक आपने बात की, खैर कहीं कोई अगर कोई स्पेशल कोई केस आ जाते हैं, लेकिन चूंकि जो हमारे बेसिक जो है वो वफादारी है और पार्टी के साथ उसकी एक ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है, उसी ताल्लुक को लेके आगे सियासत को आगे बढ़े, वही हमारे लिए मेयार भी है, वही उसी में हमारे शख्सियत भी है, उसी में हमारे जो है ना। जी ठीक है, जरा पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं, आईनी हैसियत पर आते हैं। पाकिस्तान तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को बट साहब आईनी हैसियत दिलवा पाएगी? हर जमात इंतखाबात में आने से पहले और बाद में यही दावा कर रही होती है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत दिलवाएंगे। 1994 से हम इलेक्शन को देख रहे हैं, जो करीब से देख रहे हैं, 94 से हम देख रहे हैं, और उस वक़्त तहरीक जाफरिया की हुकूमत थी, उनका भी पहला और आखिरी नारा यही था, जो आज इलेक्शन में भी 2020 के इलेक्शन में भी उनका नारा ये था, इस्लामी तहरीक के अनवान से। और फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, अभी PTI ने तो ऐलान भी कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और जिस तरह सदा साहब ने कहा, पूरा गिलगित बल्तिस्तान मुंतज़िर है कि कब अबूरी सूबे का ऐलान होगा। देखें, अगर आप किसी मसले में उलझे हुए हैं तो दरमियानी रास्ता आपके पास है। आपके पास मसला कश्मीर पड़ा हुआ है, वो कि हम ज़ाती तौर पे समझते हैं कि इंडियन उस डिसीजन के बाद, मोदी के उस सफ़ाकाना जो फैसले के बाद, पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान को फौरी तौर पर ऐलान करें। इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि कोई गुंजाइश मौजूद है प्लेबिसाइड करने की कश्मीर के हवाले से, अगर पाकिस्तान ये समझता है तो चलें अबूरी बना दें। आपको गो हेड दिया गया है, PM साहब को सब ने गो हेड दे दिया है जी, आप ऐलान कर रहे हैं। नशिस्तें भी हो गई जिस पर मीडिया में बड़ी तनकीद भी हो गई, बहुत सारे इदारों ने उसको करने की इजाज़त दी। अब किस बात का इंतज़ार है? इस तरह के ऐलानात से मतलब यही होता है, हम 74 साल से यही देख रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन को उठाने की कोशिश होती है। और आज भी अल्लाह न करे ऐसा हो, हम समझते हैं कि PTI ने इलेक्शन उठाने का एक खूबसूरत नारा था जो इंतहाई जज्बाती था और हमारे लोगों ने उस पर वोट दे दिया। सदा साहब, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम मसला ही आईनी हैसियत का है। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत नहीं दिलवा पाई, क्यों नहीं दिलवा पाई? वही काम अगर PTI करे तो गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल जाएगी। कहाँ पर लैग कर जाते हैं? सर देखें, मुस्लिम लीग नून का जो दौर हुकूमत था वफाक में और आज के दौर हुकूमत में जिस तरह भट्ट साहब ने फरमाया, एक बहुत वाज़ेह तब्दीली है।
हमारे दौरे हुकूमत में सरताजीज़ कमीशन की रिपोर्ट जब फाइनल हो गई, उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जब ले गया, सरताजीज़ साहब से मेरी ख़ुद 2-3 दफ़ा तफसीली इस पर गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना था कि जब तक मसले कश्मीर पर राय शुमारी नहीं होती, उस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने से कश्मीर के कॉज के ऊपर कोई मनफी असर नहीं पड़ता। ठीक है जी, ठीक है। जब ये मसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो वहाँ पर जो सुनने में आया है कि वहाँ पर ये बताया गया कि अगर हम ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं तो हिंदुस्तान फौरी तौर पर 370 और 35A का ख़ात्मा करके उस पार के कश्मीर को जो है ना जी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बना लेगा। इस खदशे के पेश नज़र वफाक में जब हमारी हुकूमत थी तो कंसेंसस के साथ, ठीक है जी, इस फैसले को थोड़ा सा मौखर किया गया। अब बाद में जिस चीज़ का हमें डर था, जिस चीज़ का हमें खदशा था, जिस चीज़ पर हमारे जो सोचने वाले हमारे जो ब्रेन्स कहते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो कर चुका मोदी साहब। ठीक है जी, उसने तो गुज़श्ता 1.5 साल से कश्मीरियों पर जुल्म और सितम की इंतहा जो है ना जी वो उसने बपा की हुई है। अब यहाँ पर बात यह है जी कि अक्सर लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि इस पर दोबारा कमेटी बना दी है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का कैटेगोरिकल डिसीजन है गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर के हवाले से, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ठीक है जी, सरताजी साहब की बड़ी कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है विथ रिकमेंडेशंस। ठीक है जी, उस पर अमल हो नहीं रहा है। अब बताया यह जाता है कि चूँकि असम्बली में, सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है तो हम बिल मूव नहीं कर पा रहे। देखें जी, आप बिल मूव करें ना, आप करें। मुस्लिम लीग नून वाले अगर उसको वोट ना करें तो मुस्लिम लीग नून जो है ना जी गिलगित बल्तिस्तान में पिट जाएगी। पीपल्स पार्टी वाले अगर वोट नहीं करता तो वो पिटेगी, वहाँ पर एक्सपोज हो जाएंगे ना। आप बिल तो मूव करें पीटीआई की गवर्नमेंट नेशनल असम्बली के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ जी कि गिलगित बल्तिस्तान को मेन स्ट्रीम की मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अमेंडमेंट्स के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि वो 75 सालों से अपने मंजिल की तरफ बढ़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कितना ऑनर की बात है। आप देखें दुनिया में सेपरेशन की तहरीकें चलती है, दुनिया में मुल्क के दीगर सूबों में भी आप देखें छोटी मोटी इस तरह की इश्यूज़ जो फॉरेन फंडेड इश्यूज़ चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद सूबा है जो 74 सालों से इल्हाक की तहरीक चला रहे हैं, इल्हाक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पीसफुल जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस जद्दोजहद को एक्नॉलेज करना चाहिए, करते भी हैं हमारे वफाक के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, और मज़ीद इसको एक्नॉलेज करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को कि अवाम को जो उनकी मंजिल पाकिस्तान है। ठीक है जी, गिलगित बल्तिस्तान का एक बच्चा अपने आप को पाकिस्तानी समझता है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। वो अपने आप को पाकिस्तानी समझता है, पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करता है और अपनी आखिरी मंजिल को पाकिस्तान ही समझता है। तो ये जो जज्बात हैं, ये जो सेक्रीफाइसेस हैं, ये जो कमिटमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की, इसको एक्नॉलेज करते हुए, ठीक है जी, अबूरी सूबा आपने देना है। जिस दिन रायशुमारी होगी गिलगित बल्तिस्तान आज के स्टेटस में वापस चला जाएगा और रायशुमारी में ऐसा लेगा। इस्माइल साहब, मेरे पास 2 मिनट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। अभी जो सदा साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की आईनी हैसियत के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के सबसे जो मेन मसाइल हैं क्या आईनी हैसियत के बाद, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए जी, पहले तो वही जो इस वक्त जो हमारा जो कोर इशू है वही आईनी मसला है, और इसमें मैं लंबी चौड़ी बात ये नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद गिलगित आके अनाउंस किया है और हम नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि वो जिस तरह जैसे करे। ये लंबी चौड़ी जस्टिफिकेशन हम देना नहीं चाह रहे हैं। अभी इन्होंने हमें ये कहा गया है कि आप असम्बली से एक यूनानिमस करारदाद भेज दें। ये अभी हाल लेटेस्ट जो उनकी तरफ से हमारा एक डिमांड आया हुआ है, और वो हम इस जो है हमारी असम्बली से एक बिल इत्तेफाक करारदाद भेज देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा, चूंकि अभी अब जो यूथ है या न्यू जनरेशन है, अब वो इस बात पे जो है ना तैयार नहीं है कि अब हम इस तरीके से जो है ना अपने आप को ना इधर करना उधर करके ये नहीं आगे चलने के लिए तैयार नहीं। एक बात, दूसरी बात फिर हमारे यहाँ पे देखिए जी बेरोजगारी है, यहाँ पे एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का इशूज है, बहुत सारे इशूज है। तो और साथ साथ जो है इस वक्त जो मेन चीज़ ये है कि हमारी बहुत सारे जो मेगा प्रोजेक्ट है वो इस वक्त जो है ना मतलब काफ़ी अल्तवा का शिकार है।
वहाँ से बजट का जो है कांस्टेंट है। तो इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ इस वक्त जो है ना, ये हमें पाकिस्तान की आईनी वो शोबा जो है ना, बोरी आईनी शोबा, ये हमारा ये नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने कमिटमेंट किया हुआ है और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह वो जो है उनको हम टाइम भी देते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब, मोहम्मद अशरफ सदा साहब, कासिम भट्ट साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। भट्ट साहब, टूरिज़्म के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान हमेशा तवज्जो का मरकज़ रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई थी, पाकिस्तान में जब वफाक में आई थी, तो तभी खान साहब ने टूरिज़्म की हवाले से बात की थी कि टूरिज़्म को हम तरक्की देंगे। अभी श्रीलंका में खान साहब मौजूद रहे तो वहाँ पर भी उन्होंने टूरिज़्म के हवाले से बात की। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म को किन मसाइल का सामने, बाद में फिर उसकी तरक्की पर आते, पहले टूरिज़्म के मसाइल पर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें टूरिज़म के हवाले से जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया था कि टूरिज़म में, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के जितने मौक़े हैं नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं है। आप देख लें कि 5 से 8 हज़ार मीटर से बुलंद चोटियाँ हैं। इसके अलावा 7,500 8 हज़ार के करीब जो चोटियाँ हैं वो अनगिनत हैं। इसके अलावा जो ट्रैक्स हैं, पासेस हैं, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा देवसाई, जहाँ पर आप स्नो स्पोर्ट्स करवा सकते हैं। इसी तरह आप कोल्ड डेजर्ट की बात करें, सरफरांगा और जो है कतपना कोल्ड डेजर्ट्स हैं जो दुनिया के बुलंद तरीन हैं। इसके अलावा जो नदी नाले हैं, इवन इंडस रिवर की मैं बात करूं तो विंटर में फ्रीज़ हो जाता है 8 से 10 मकामात पे, वहाँ पे आप विंटर कोई इवेंट रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना कि 3 शोबे अगर इसके साथ हम मिलाएँ थोड़ा सा, 3 शोबों के ज़रिए जो इस्माइल साहब बेरोज़गारी और उसकी बात कर रहे थे, टूरिज़म, हाइड्रो पावर और जेम्स एंड मिनरल, सिर्फ कोई भी हुकूमत कमिटमेंट के साथ, खुलूस के साथ और इन 3 शोबों पे काम करे तो गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को पाल सकता है। ये जो कर्ज़ों की हो रही ना बात, की कर्ज़े लेकर कर्ज़े वापस करने की पॉलिसी चल रही है इस वक्त, ये सारा इसी से कवर हो सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आज तक अभी तो ये 4 महीने हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन वो कहते हैं ना, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो हमें कोई चिकने पात अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं और हम किसी मुआवजे के मुंतज़िर हैं कि कुछ हो जाए और कोई बेहतरी नज़र आए। हमने एक वॉक की थी अभी हाल ही में, वॉक फॉर विंटर टूरिज़म, सिकरदू से गिलगित तक हम पैदल चले थे टीम बल्तिस्तान के नैनवान से, ठीक है। और उसके अंदर हमने देखा कि विंटर में कितने मौके हैं, समर में तो पूरी दुनिया आ रही है, विंटर में कितने मौके हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी तक टूरिज़म डिपार्टमेंट का के काम का मकसद क्या है, ये डिपार्टमेंट के अपने लोगों को पता नहीं है। सही सदा साहब, टूरिज़म डिपार्टमेंट के जब क़याम अमल में लाया गया था, क्या मकसद था? देखें सर, भट्ट साहब की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करते हुए कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि टूरिज़म, देखें गिलगित, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। टूरिज़म एक ऐसा सेंसिटिव फील्ड है मोहतरम कि इसमें आपके इलाके की जो एनवायरनमेंट है, इलाके की पीसफुल एनवायरनमेंट है या नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितने अवेलेबल है, उस हिसाब से टूरिस्ट उन इलाकों को चले जाते हैं। हमारी वफाक सूबे में गवर्नमेंट आने से पहले गिलगित बल्तिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से वहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री तकरीबन ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी थी। ठीक है जी। 2015 में हफीज़ुर रहमान साहब जब गवर्नमेंट में आए तो हमने पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमने अमन के ऊपर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के हर सेगमेंट के ताउन से, ज़िंदगी के हर शोबे के हर सेगमेंट के ताउन से, जिसमें सहाफ़ी बरादरी है, उलमाए कराम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है जी, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अमन को जब हमने मिसाली बना दिया तो 16 लाख की आबादी के सूबे में 20-20 लाख टूरिस्ट आना शुरू हुए। आप ख़ुद मीडिया पे कवर करते रहे, बड़े मीडिया हाउसेस ने जो है जी गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म के ऊपर बात की। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश आज भी मौजूद है। मैं समझता हूँ बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है और बेहतरी की गुंजाइश के लिए सूबाई हुकूमत को काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहला इशू है। आप एक्सेस दे दें,
टूरिस्ट पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे हिडन है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का 50 या 60% जो खूबसूरत जगह हैं, मकामात हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं अपकमिंग टाइम में, वो अभी तक हिडन है। वहाँ तक आपने रोड देना है, वहाँ तक आपने इंटरनेट देना है, वहाँ तक आपने बिजली देना है, वो उन जगहों को आपने जो है ना जी उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उनको दुनिया के नज़रों में लीग ने क्यों नहीं किया अपने दौर में? सर देखें ना, हमसे जो कुछ हो सका हमने किया। आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान कोई ये टोटली डिपेंड करता है मोहतरम, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ, शायद आप भी मिस परसेप्शन का शिकार है, गिलगित बल्तिस्तान की अपनी कोई अर्निंग नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान टोटल डिपेंड करता है फेडरल के ऊपर। तो फेडरल में भी तो आप तो थे, हमारी थी ना जी, तो लेकिन तरजीहात में सबसे पहले देखें ना, आपकी हेल्थ आती है, आपकी एजुकेशन आती है, फिर प्रायोरिटीज़ में एजुकेशन, ये टूरिज़्म का नंबर जो है ना जी, वो तीसरे चौथे पाँचवें पे नंबर पे आते हैं, तो उसको फिर उसी हिसाब से बजट की एलोकेशन होती है। ठीक है जी। तो ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास फंड्स की कमी होती है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पाशा साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम 200-400 अरब रुपए दे दें खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट को, और वो रिफॉर्म्स लाएं। देखें, बजट के बगैर तो रिफॉर्म्स नहीं आते, बजट के बगैर तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली विजन का होना ये काफ़ी नहीं है। ठीक है जी। किस आंख में ख्वाबों के नहीं अक्स उतरते है, कौन जो सोचूं का सिकंदर नहीं। बजट मैटर करते हैं। जी बट ऐड करना चाह रहा हूँ अशरफ सदा साहब से इजाज़त लेते हुए कि जितना टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान में आ रहा है, जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आ रहा है, वो एग्जैक्टली मैं भी इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। वो देखे ना, वो किसी हुकूमत की वजह से नहीं आ रहा। ये आप क्लियर कर लें कि अगर कोई गोरा आ रहा है केटू चढ़ने, मशबरम चढ़ने, चाइना से इतना टूरिस्ट आता है, वो सारे आ रहे हैं, उनको पता है, हमसे बेहतर पता है कि कहाँ पे मौके हैं। हम ये सवाल पूछते हैं कि 2 जमातें गुजर गई कि नए कितने रूट्स आपने ओपन किए, ट्रैक कितने आपने मुतारफ़ करवाए कि हम कहें यार इस ट्रैक को अट्रैक्ट किया, इस ट्रैक ने तो इतने टूरिस्ट आ गए। देखें, लाहौर से एक आदमी आ रहा है शंग्रीला देखने, वो आज से जब से शंग्रीला बना है तब से उसको पता है जी शंग्रीला मैंने जाना है। आप जो बात कर रहे थे सदा साहब की, आपने एक्सेस, आप बताएं कि कितने रूट्स आपने नए बनाए। व्यवसाय के अंदर 7 रास्ते हैं, 7 से 10 जो है ना दर्रे हैं व्यवसाय से, जो मुख्तलिफ वैल्यू में खुलते हैं। कुछ तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं कि वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो जगह हैं, खरमन के ऊपर दुनिया की बुलंद तरीन जो है वो झील है, जो 16 से 18 हज़ार के करीब है। आपने वहाँ तक कोई ट्रैक बनाया है कि टूरिस्ट आराम से जाए, या उसकी तशहीर की है? आप बताएं कि पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक में सफारत खाने हैं, वहाँ पे कितनी गिलगित बल्तिस्तान के मकामात की तशहीर होती है? जो आपका कल्चरल अताशी है वो क्या करता है, उसको गिलगित बल्तिस्तान का पता नहीं। वो पूछता है गिलगित बल्तिस्तान, तो कहते हैं बलूचिस्तान कहते हैं अक्सर लोग जो है। कहने का मतलब मेरा ये है भाई, एक शोबे को पकड़ ले एक हुकूमत, यानी आज पीटीआई की हुकूमत है, सिर्फ टूरिज्म को फोकस करे कि भाई इस पे हमने काम कर रहे हैं। अगली हुकूमत आती है हाइड्रो को फोकस करे। एक गैर मुल्की सर्वे के मुताबिक 60,000 मेगावाट बिजली इंडस पे जो नेचुरल फ्लो है उस पर आप बना सकते हैं। क्यों नहीं काम कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने 5 साल का टारगेट रखा है। आप वो काम करेंगे कि आपको 5 साल में वोट मिल जाए बस। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत मतलब जज्बाती अंदाज में बोला, और मुमकिन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, लेकिन जब हुकूमत की कुर्सी पे बैठते हैं ना जी, तो मस्जिद का मेंबर और होता है, मैदान जंग और होता है। मोहतरम बात ये है, भट्ट साहब का कहना यह है कि आपने एक्सेस क्या दिया। गिलगित करदो रोड 200 किलोमीटर आलमोस्ट बनते हैं सर, वो मौत का कुआं था। हर महीने 1-2 हादसा, 2, 4, 5 जानों का ज़िया। ठीक है जी। और रोड की हालत नागुफ्तबे थी। ठीक है। 42 बिलियन का, बल्तिस्तान में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, बल्तिस्तान डिवीज़न के अंदर। उस 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो रोड यानी कि ज़िंदगी और मौत का मसला था। एक 5 साल की गवर्नमेंट में आप मुझे ये बताएं, 60 महीने होते हैं। ठीक है जी। ठीक। 42 अरब का गिलगित करदो रोड जो बल्तिस्तान के टूरिज़्म को मैं कहता हूँ कि पीक पे पहुँचा देगा। ठीक है। बल्तिस्तान तक एक्सेस, अगर कल आपके डेवो बसें चलने लग जाए, वहाँ पर कार इजीली जाने लग जाएं,
वहाँ पर बाइक्स जाने लग जाएं, तो आपके डोमेस्टिक टूरिज्म का जो फ्लो है, और जो फॉरेनर्स भी जो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बाय रोड जाने से कतराते थे और वो अपने ट्रिप बैक कर जाते थे, वो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बाय रोड जाने के काबिल होंगे। सर मैं फिर रोक रहा हूँ, आप एक मिनट, मुझे एक लम्हे के लिए इस्माइल साहब को जरा रहने दें। वो हमेशा सियासतदान बोलते रहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने बड़ा प्रोजेक्ट दिया, जुगलोट सिकरदू रोड शाहराह बल्तिस्तान जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छा दिया, लेकिन जो उसकी अफादियत थी वो 5 टनल की वजह से थी, जहाँ पे मेन हमेशा स्लाइडिंग होती है और रोड ख़राब होती है, रोड ब्लॉक हो जाती है। 5 टनल जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से हमने प्रेसिडेंट साहब से भी जब हमारी गिलगित में मुलाकात हुई, हमने रिक्वेस्ट की, भाईजान आपने सड़क बड़ी अच्छी बनाई है, पैसा बड़ा अच्छा दिया है, जिस गवर्नमेंट ने भी दिया है, इलाके के लिए दिया है, लेकिन जब तक टनल नहीं बनेंगे इस सड़क की अहमियत न होने के बराबर। तो आप सब मिलके हम तमाम सियासी जमातों से कहेंगे, बहस में नहीं पड़ते यहाँ पर। ये नहीं है कि नून लीग ने क्या किया, पीटीआई, हम सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। सॉल्यूशन ये है ना सर, फर्ज करें 2018 में हमारी फेडरल में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, ठीक है सर, फेडरल में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इस वक्त मैक्सिमम सीटें जो है ना जी बल्तिस्तान डिवीज़न में पीटीआई के पास हैं, ठीक है जी, टनल ऐड करवा लें, ये कौन सा रॉकेट साइंस है, जहाँ हम 42 अरब का प्रोजेक्ट ला सकते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट। बट सब दीगर ममालिक में जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, मलेशिया की बात करें, जो दूसरे मुल्क है वो टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान में क्या टूरिज्म फ्रेंडली माहौल है? फॉरेन टूरिस्ट जब आता है गिलगित बल्तिस्तान में या पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए जब आता है, तो क्या उसको फ्रेंडली माहौल मिलता है? बिल्कुल नहीं। इसमें भी बड़ी डिबेट होती रही है और ये पिछले 4-5 साल से हम सीख रहे हैं कि भाई जो टूरिस्ट एक केटू की तरफ आ रहा है, उसकी जो एंट्री होनी चाहिए, उसकी जो क्वाइफ जमा होने चाहिए, अगर वो बल्तिस्तान आ रहा है तो सिकरदू एयरपोर्ट पे हो, सारा डेटा एक मरतबा कलेक्ट करना और उसका पीछा ना करें, उसको आराम से जाने दें। अगर कोई ब्राउन पर्सन है तो उसको आने से पहले रोक लेना, आने के बाद पीछे उसका ना करें। इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो रोल है, ब्रीफिंग डी ब्रीफिंग का रोल, भाईजान वो केटू आ रहा है तो इस्लामाबाद में ब्रीफिंग किस बात की है, इस्लामाबाद में फीस किस मत में उससे ली जा रही है। हमारा ये हमेशा रहा है कि हम समझते हैं कि टूरिस्ट को उस वक्त तक आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको होम लैंड में, केटू की गोल्डन जुबली आती है इस्लामाबाद में मनाई जाती है, केटू कहाँ है? शिगर में आगे, आप सिकरदू में मनाएं, कम अज़ कम शिगर नहीं मना सकते हैं। इसी तरह हमारे सामने दर्जनों वाक़यात ऐसे हैं कि एक टूरिस्ट आया, उसका वीज़ा जो है, केटू जा रहा था, वीज़ा जो है उसका ख़त्म हो गया। भाई वहाँ पे कोई काउंटर हो, कमिश्नर वहाँ पे है, डिप्टी कमिश्नर है, कोई बंदा या नया किसी बंदे को उधर रख दें कि वो उसको 10-20 दिन की मोहलत दे दे। तो आज तक की डेट में जो टूरिस्ट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इनकी हुकूमत ने कुछ कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इससे मतलब टूरिस्ट को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ टूरिज़्म के हवाले से, सिवाय इस रोड के अलावा इन्होंने सच जो है किसी भी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। और अभी इस हुकूमत से अभी हमारी हाल ही में मिनिस्टर से बात हुई थी, हमने कुछ तजावीज़ उनको दी थी, भाई ये काम आप ज़रूर करें। जुगलोट सिकरदू रोड है, किसी पॉइंट पे कोई टक शॉप नहीं है, कोई वेल्कनाइजिंग सेंटर नहीं है, कोई वॉशरूम उस रोड के ऊपर नहीं है, तो टूरिस्ट कहाँ जाएगा? कोई होटल नहीं है वहाँ पे। बट सब वो रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, देखना वो नक्शे में ही नहीं है ना, उस पे काम हो रहा है सर, वो नक्शे में नहीं है। सर साहब पीटीआई तक आवाज़ वी आर होपफुल के पहुंच जाएगी, वो अब इस पर काम कर लेंगे। जो चीज़ें आपकी गवर्नमेंट में नहीं हो सकी अब पीटीआई उसमें कर लेगी। मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से नून लीग की क्या पॉलिसीज़ रही हैं और अब क्या पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है? सर मिनरल जो टूरिज़म के बाद मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को जो खुद निसारी की तरफ ले जाने के लिए, वहाँ बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए जो दूसरा बड़ा जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना जी, वो ये जो शोबा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, माइनिंग और मिनरल्स का, इसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है जी कि वो घुमा फिरा के फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। आपकी सूबाई हुकूमत के पास जो माहिदे करने के जो इख्तियारात है बैनुल अक़वामी कंपनीज़ के साथ, ठीक है जी, क्योंकि ये इशूज़ इस तरह के ये सारे हिडन जो है ना आपके एसिड्स हैं, जितनी माइंस हैं, जितने मिनरल्स हैं, इनको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जदीद इक्विपमेंट की ज़रूरत है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है जी, जो कि लोकल लोगों की इकॉनमी इतनी ज़्यादा होती नहीं है जो उस लेवल पे जाके माइनिंग कर सकें, ठीक है जी।
तो इस पे भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। वफाक को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को मज़ीद इख्तियारात दे दें। देखें, अलमिया की बात यह है छोटे भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, जो 2018 का आर्डर था, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में हमारा चीफ मिनिस्टर साहब लेने में कामयाब हो गए थे गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब इख्तियारात तकवीज़ किए गए थे, ठीक है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि ये जो कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ये गिलगित बल्तिस्तान को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फिर इर्तिकाज़ इक़्तिदार और इर्तिकाज़ इख्तियार की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना जी, हैवी इन्वेस्टमेंट जब तक ना आए, इन्वेस्टर जब तक ना आए, मुल्क के अंदर से बड़े बड़े इन्वेस्टर आके गिलगित बल्तिस्तान के जो जिनके नाम पे लीज हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर जब तक ना करें, गिलगित बल्तिस्तान में इस शोबे के ऊपर कोई तरक्की। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बट सब बिल्कुल बात है जेम्स एंड मिनरल की एक मुस्तकिल पॉलिसी आप बनाएं। हर हुकूमत 5 साल अपने हिसाब से, अपने मफादात के हिसाब से वो पॉलिसी बनाती है। कम्युनिटी का शेयर, ट्रैफिक हंटिंग होती है 80%। पॉलिसीज में सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। अशरफ सदा साहब मौजूद थे, कासिम भट्ट साहब, इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।